Hello everyone, today is 29th of October 2022 and here are the news that I'll be talking today. और एक्चुअली आज उतने सारे न्यूज़ थे नहीं तो बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं आज बताने को, फिर भी जो भी मुझे लगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे शेयर करना चाहिए रिलेटेड टू बिजनेस एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, वो मैं ले आया हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला न्यूज़ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फेल टू ₹525 billion, which is lowest since July 2020. India to take a call on rice exports curbs in a few weeks, according to Piyush Goyal, who is the agriculture minister. On-the-go banking, that is Federal Reserves and HDFC Bank wheel in banking services on the vans. SEBI cuts face value for the debt issues to ₹1 lakh. And RBI Shaktikant Das calls for a stronger oversight monitoring of the outsourced functions. So these are the news that we'll be taking today. Actually, आई विल बी एक्सप्लेनिंग. मैं आप लोगों को सारा जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है इसमें वो एक एक करके आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग को जो भी बेसिक डिटेल्स है वो पता चल सके. तो पहला न्यूज़ है रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. यू कैन सी हियर विच फेल टू $525 billion. तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि करंट लेवल ऑफ द रिजर्व्स जो अगर बात करें तो राइट नाउ जो आरबीआई के पास एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहता है इन द फॉर्म ऑफ द डॉलर. बेसिकली अगर हम बात करें तो रिजर्व्स आरबीआई 4 तरीका से रखता है. पहला नंबर 1 आरबीआई रिजर्व्स रखता है इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड, ठीक है, सोने के फॉर्म में रखता है. दूसरा फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट्स के फॉर्म में. एसेट्स मतलब कोई भी चीज़ जो आपको रिटर्न दे, जैसे कि आप किसी को पैसे देते हैं, लोन देते हैं तो उस बदले में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिटर्न. जो भी चीज़ जिसके ऊपर कि आपको कुछ इनकम अर्न हो वो एसेट्स होते हैं, ठीक है. तो फॉरेन करेंसी एसेट्स के फॉर्म में भी आरबीआई जो है रिजर्व्स को रखता है. हम लोग यहाँ बात करें आरबीआई किस फॉर्म में अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखता है. तो पहला सोना के फॉर्म में रखता है, गोल्ड के फॉर्म में, दूसरा फॉरेन करेंसी एसेट्स के फॉर्म में. जैसे कि आरबीआई जो है दूसरे कंट्रीज़ को लोन दिया है, दूसरे बैंक कंट्रीज़ को लोन दिया, या फिर दूसरे मतलब गवर्नमेंट को, या फिर आरबीआई मान लीजिए कि डिपॉजिट रखता है. आरबीआई पता है बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स में डिपॉजिट रखता है, जैसे फेडरल रिजर्व में डिपॉजिट रखा है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स में डिपॉजिट रखा है. तो जब डिपॉजिट रखता है इसमें इसे कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है. तो दीज आर द फॉर्म द एसेट्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रहता है. तीसरा हो गया एसडीआर के फॉर्म में रहता है, जो आरबीआई का रिजर्व्स का जो हम बात कर रहे हैं इन द फॉर्म द एसडीआर. एसडीआर मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. तो एसडीआर बेसिकली होता क्या है, ये एक बास्केट ऑफ करेंसीज होता है एसडीआर, जिसमें कि 5 करेंसीज आते हैं. पहला हो गया जैसे यूएस डॉलर हो गया, फिर यूरो, सेकंड हो गया यूरो के फॉर्म में रहता है, तीसरा हो गया जापानीज येन, हाँ जापानीज येन हो गया, फिर पाउंड स्टर्लिन हो गया, हाँ पाउंड स्टर्लिन हो गया, और लास्ट है चाइना का रिनमिनबी, दैट इज़, या फिर इसको युआन भी बोलते हैं, चाइना का जो करेंसी है. तो ये 5 करेंसी के फॉर्म में ये एक बास्केट्स ऑफ करेंसीज है जो कि आईएमएफ के पास डिपॉजिट रहता है. और जो भी ट्रेड होता है ना, तो बेसिकली जो कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रहा है तो इन 5 करेंसीज के फॉर्म बास्केट्स ऑफ करेंसीज में कर सकता है. तो ये इससे क्या होता है, थोड़ा ट्रेड ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, एक्सचेंज करना एफिशिएंट हो जाता है. तो ये रिजर्व्स बेसिकली आईएमएफ के पास रहता है और इसी को हम लोग स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं. चौथा जो आरबीआई के पास रिजर्व्स मतलब फॉरेन करेंसी रिजर्व्स रहता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स ट्रांसपोजिशन इन आईएमएफ बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स ट्रांसपोजिशन इन आईएमएफ. तो ये क्या होता है, ये आईएमएफ के जितने भी मेंबर्स हैं ना, सबको आईएमएफ को खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, राइट. आईएमएफ भी एक तरह का एक इंस्टीट्यूशन है. तो इसमें हर कंट्री का एक कोटा होता है, फिक्स्ड कोटा. तो उस कोटा के हिसाब से सारे कंट्रीज़ को जो है कुछ करेंसी डिपॉजिट करने पड़ते हैं. तो आरबीआई भी इसमें डिपॉजिट करता है एज अ फिक्स्ड कोटा जो भी है. तो वो भी एक तरह का फॉरेन रिजर्व्स है जो कि आरबीआई यहाँ पे आईएमएफ के पास रखता है, दैट इज़ द रिजर्व ट्रांसपोजिशन इन आईएमएफ जैसे बोलते हैं. तो इन 4 तरीक़ों से आरबीआई जो है अपना फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व्स रखता है, ठीक है. तो अभी अगर हम लोग बात करें तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारा लोएस्ट है. लोएस्ट कब, सिंस जुलाई 2020 से अगर बात करें तो अब तक का सबसे लो लेवल पहुंच गया है अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व. पहले इससे भी लो था जुलाई 20 के बाद, पहले जुलाई 2020 के बाद से आरबीआई का ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि $525 बिलियन का एक्सचेंज रिजर्व तक चला गया.
और अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेसिकली ज़्यादा घटने लग गया है। फरवरी 2022 जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट नहीं हुआ था, बेसिकली स्टार्ट होने वाला था, तब जो है हमारा एक्सचेंज रिजर्व था $631.53 बिलियन। ये बहुत ज़्यादा है, राइट। सिक्स 31.53 बिलियन डॉलर्स। और अभी जो हम देख रहे हैं कि कितना हो गया अक्टूबर 2022 में $525 बिलियन, राइट। तो फिर ये अराउंड मोर देन अराउंड $110 बिलियन से घट गया है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा आरबीआई को? आरबीआई को बेसिकली अपने एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए ये रिजर्व्स को करना ऐसा करना पड़ा। क्यों क्यों एक्सचेंज रिजर्व्स एक्चुअली क्या होता है ये देखिए। जैसे ये डॉलर का सप्लाई है, ये डॉलर का डिमांड है। तो डॉलर का डिमांड जो है एक्चुअली बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स है वो अपने इक्विटी मार्केट में इक्विटी सेल करने लग गए। तो इक्विटी सेल करेंगे, अपना डॉलर वापस ले जाने लगे। तो डॉलर वापस ले जाने के लिए उन्होंने डिमांड बढ़ा दिया। तो मतलब डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ने से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड, ये तो सप्लाई कर्व है, सॉरी, ये डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। एक दूसरा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, राइट। तो एक्चुअली क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड जो है राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, राइट। तो इससे पहले एक्सचेंज रेट ये था, हाँ, विच वॉज अराउंड 80 मान लीजिए। अब क्या हो गया, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, विच इज़ अराउंड 83 या 82 जो भी है। सो एक्सचेंज रेट इसलिए बढ़ गया। तो अब आरबीआई को ये एक्सचेंज रेट को फिर से वापस में से अगर 80 में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो सप्लाई को बढ़ाएगा तो फिर राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो सप्लाई बढ़ेगा तो फिर ये वापस से देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, तो फिर ये वापस से 80 लेवल पे आ जाएगा। तो आरबीआई को ये सप्लाई बढ़ाना पड़ता है ताकि वो एक्सचेंज रेट को थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सके। तो इसलिए आरबीआई को ये जो हमने देखा अमाउंट $110 बिलियन, ये आरबीआई को सेल करना पड़ा, मतलब फॉरेन एक्स रिजर्व्स को अपने रिजर्व से निकालना पड़ा ताकि सप्लाई बढ़ जाए और ये फॉरेन एक्सचेंज रेट वापस से अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाए। या फिर कोशिश करता है जितना तक हो सके वो उस लेवल तक पहुंच सके। तो अगर नहीं पहुंचता है, मतलब कोशिश करता है कि जितना उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको यूटिलाइज कर पाए और वो वापस से उस लेवल तक आ सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हाँ, और अगर हम लोग बात करें सो फार इन फरवरी 2022 में अगर हम देखें कि कितना अपना डॉलर जो है डिप्रिशिएट किया है, तो वी कैन से कि अपना रुपये कितना डिप्रिशिएट किया है, वी कैन से दैट अराउंड 9.9%। हाँ, आवर इंडियन करेंसी दैट इज द रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर। हाँ, सो फार इन पूरे साल में 2022 का बात करें, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक का, दैट इज़ अक्टूबर 2022 तक। तो अराउंड 9.9% ये है डिप्रिशिएट किया। और ये जो $110 या $100 अप्रॉक्स जो भी है जिसका हम लोग बात कर रहे हैं कि आरबीआई को सेल करना पड़ा, ये ऐसा, इसमें से 67% जो है 67% हैपन बिकॉज ऑफ द रीवैल्यूएशन इन द फेस वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। जो इंडिया का करेंसी डिप्रिशिएट कर गया, हाँ, राइट, इस कारण से जो है ये 67% जो है कंट्रीब्यूशन सिर्फ रीवैल्यूएशन के वजह से हुआ है। मतलब कि हमारा करेंसी जो है उसका वैल्यू घट गया, इस कारण से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो वैल्यू है वो घट गया। तो आउट ऑफ 100 अराउंड 67 जो है बिलियन डॉलर, वो दैट हैपन बिकॉज ऑफ द रीवैल्यूएशन इन द रीवैल्यूएशन जो है रुपी का हुआ, मतलब करेंसी डिप्रिशिएट किया, इस कारण जो रिजर्व्स था उसका वैल्यू घट गया। ठीक है, अगर हम लोग ट्रेंड को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो राइट, मई, जैसे मई में था, जून, हम फेवरेट का तो देखें, हमारा एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा था, राइट। अप्रैल मई जून, इन महीनों से अगर हम लोग पूरा देखें, अप्रैल मई जून जुलाई का, तो अप्रैल में we were actually buying dollars। हाँ, we bought around, RBI bought around $1.9 billion। मई कब में बोले तो मई में अगेन आरबीआई बॉट $2 बिलियन। मतलब बॉट मतलब कि सप्लाई को घटा दे रहा है मार्केट से, तो सप्लाई लेफ्टवर्ड एक्चुअली शिफ्ट करेगा। हाँ, तो वी बॉट $2 बिलियन इन द मंथ ऑफ जे। लेकिन जून का बात करें तो आरबीआई सोल्ड अराउंड $3.7 बिलियन। और जुलाई में क्या किया, अराउंड $19 बिलियन को सेल करना पड़ा। तो दिस इज द हाउ द ट्रेंड वेंट। एंड अगेन यहाँ पे अराउंड टोटल अराउंड $110 बिलियन का सेल कर दिया है इस साल में।
सो दैट्स वाई आवर एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन। और जितना हमारे पास अभी एक्सचेंज रिजर्व्स है उस हिसाब से अगर बात करें तो राइट नाउ वी हैव ए इम्पोर्ट कवर ऑफ 9 मंथ्स कि हम लोग इतना $525 बिलियन अगर हम लोग खर्च करें इंपोर्ट करने में तो वी कैन कवर द इम्पोर्ट फॉर 9 मंथ्स। इतना हमारा इंपोर्ट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर देखें। पर सितंबर 2021 में लास्ट ईयर का अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास वी हैड 15 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर। तो हमारा इंपोर्ट कवर जो है वो घटता जाएगा अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट जाएगा। So this was all about the news that RBI foreign exchange reserves had fell to $525 billion, which is the lowest since 2020. Next we come to India's take a call on the rice export curve in a few weeks. तो पीयूष गोयल ने कहा कि इंडिया हम लोग अब फाइनली वी डिसाइड कि आखिर क्या करना है, राइस का एक्सपोर्ट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा है उसे कैसे हैंडल करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों करना पड़ सकता है कि वी हैव टू कट द एक्सपोर्ट, इसलिए क्योंकि जो इस पर जो अनसीजनल रेनफॉल हुआ, हम लोग देखे हैं लास्ट में कितना ज़्यादा रेनफॉल होने लगा रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून के बाद। हाँ, तो अनसीजनल रेनफॉल जो पर्टिकुलरली बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा हुआ, इस कारण से जो है राइस का जो प्रोडक्टिविटी है वो घट गया, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हमारे राइस के प्रोडक्शन को। और इसलिए सितंबर 9 में ही क्या हुआ था कि हमारे गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया था, बेसिकली कर्व किया था राइस का एक्सपोर्ट को। क्या किया, बैन कर दिया था बेसिकली जो ब्रोकन राइस है ना उसे बैन कर दिया गया था एक्सपोर्ट होने से, और 20% के अराउंड ड्यूटी लगा दिया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया था ऑन नॉन बासमती राइस के ऊपर। नॉन बासमती राइस के ऊपर द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड द रिस्ट्रिक्शंस। और इस कारण क्या अगर हम पूरे साल का बात करें तो जो एरिया अंडर कवर ऑफ राइस कल्टीवेशन है, हाँ, वो अराउंड 5% से घट गया। एरिया अंडर कल्टीवेशन डिक्रीज बाय 5% दिस ईयर। और जो स्टॉक है 5% दिस ईयर, और जो स्टॉक है हमारा एफसीआई के पास हमेशा राइस का स्टॉक रहता है, तो दैट स्टॉक इज हैज़ कम टू अ 3 ईयर लो। ये ऐसा फर्स्ट टाइम 3 साल में है कि ये इतना कम था। इससे पहले 3 साल से पहले ही इतना कम हुआ करता था राइस का स्टॉक, उसके बाद काफ़ी एबंडेंट था, और इस बार फिर से अभी 3 साल के बाद वी हैव कम टू ए मिनिमम, मतलब सबसे कम पहुंच गया है लेवल ऑफ द स्टॉक्स विथ एफसीआई। तो ये सब कारण है कि एफसीआई के पास स्टॉक कम हो गया है, राइस का प्रोडक्टिविटी कम हो गया है, रेनफॉल जो है अनसीजनल हो गया लास्ट में, तो फिर इस कारण से 20% ड्यूटी लगाना पड़ा, और जो राइस का जो ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट है उसे उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ा, उसको बंद करना पड़ा एक्सपोर्ट को। और जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, तो उससे पता चला कि जो राइस का जो प्रोडक्शन था वो एस्टिमेट किया गया था, इट विल बी अराउंड 117.76 मिलियन टन, राइट। 176.7 मिलियन टन एक्सपेक्ट किया गया था एक साल पहले ऐसा, पर वो निकल के आया 104.99 मिलियन टन। तो ये भी जो प्रोडक्शन है वो भी घटा है, हमारा प्रोडक्शन घटा है, तो फिर जो स्टॉक्स है वो घट गया है, एफिशिएंसी घट गया है, और ऑफ कोर्स दो नेचुरल इश्यूज़ है जो कि रेनफॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं राइस, और अनसीजनल रेनफॉल हो गया तो ऑफ कोर्स दैट इफेक्टेड द प्रोडक्टिविटी। इसलिए द इंडिया विल हैव टू टेक ए कॉल ऑन द राइस एक्सपोर्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑन द गो बैंकिंग बाय द फेडरल बैंक एंड द HDFC बैंक ऑन व्हील इन द बैंकिंग सेक्टर सर्विसेज ऑन वैन। तो बेसिकली ये क्या है कि फेडरल बैंक जो है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लाया है। फेडरल बैंक मदुरई में लेके आया है बैंक एक स्कीम जिसका नाम है बैंक ऑन द गो। तो ये बेसिकली क्या करेगा फेडरल बैंक कि इंस्टेड हम लोग बेसिकली ब्रांच जाते हैं, बैंक विजिट करते हैं और फिर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यहाँ पे उल्टा हुआ कि बैंक हमारे पास आएगा। हाँ, बैंक हमारे पास आएगा, हमारे घर पे आएगा और हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर जो है, जो भी अंडर बैंक्ड एरिया में है, अंडर बैंक जहाँ पे कि बैंक ब्रांचेस नहीं खुले हैं, उन एरियाज़ में भी बैंकिंग सर्विसेज पहुँच पाएगा। और सेम फेडरल बैंक के ही तरह, फेडरल बैंक की तरह HDFC बैंक भी एक स्कीम लेकर आया, सेम बैंक ऑन द व्हील्स नाम से। तो फिर वो भी सेम प्रोवाइड करेगा कि इस तरह मोबाइल बैंक घूमेगा और आपको सारे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा।
तो इससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि सारे लोग जो है बैंक से जुड़ जाए, फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल कर पाए, ये अच्छे से अचीव हो पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो दिस बैंक ऑन व्हील इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि आप अगर आप बैंक को व्हील पे ले आए अपने, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू द बैंक, बैंक अगर आपके पास आ जाए तो दैट कैन रियली हेल्प इन इफेक्टिव हाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इससे एक्चुअली ये क्या होगा कि ये कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन को हर एक स्पेसिफिक लोकेशन को फिक्स करेगा और हर वीक में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाएगा। तो बेसिकली हर लोगों को पता रहेगा कि इस वीक में यहाँ इस जगह पे ये मोबाइल बैंक आने वाला है, तो वो ऑलरेडी रेडी रहेगा और उसी हिसाब से अपना तैयारी करके रखेगा एंड दे विल बी अवेलिंग द सर्विसेज। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका हो जाएगा। और इससे जो है बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है बैंक, जैसे कि अगर हम बात करें न्यू सेविंग अकाउंट्स ओपन करना है तो वो किया जा सकता है। इन ऑर्डर पीपल कैन ओपन देयर अकाउंट्स थ्रू दिस मोबाइल बैंक। फिर चेकबुक फैसिलिटीज़ ले सकता है, चेकबुक का रिक्वेस्ट कर सकता है इन मोबाइल बैंकों में जाकर के से। उसका फ़ंड ट्रांसफ़र अगर करना है तो दे कैन इवन डू द फंड ट्रांसफ़र, और अगर चाहे तो कोई ग्रीवांस है, पब्लिक ग्रीवांस है, तो फिर वो भी जा करके इनसे बता सकता है और इसका रिड्रेसल किया जा सकता है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इफ़ेक्टिव तरीका है ये। और अगर हम वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का बात करें अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये मदद करेगा, तो वर्ल्ड बैंक का अगर रिपोर्ट का बात करें कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का डिजिटल पेमेंट एंड रिजिलियंस जो कोविड-19 के समय आया था, उस समय एक रिपोर्ट निकाला था, तो उसमें इंडिया जो है उन 7 कंट्रीज़ में आया था, हाँ वॉज वन ऑफ द 7 कंट्रीज़ जहाँ पे कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स 1.4 बिलियन एडल्ट जो है, हाफ ऑफ द मतलब 1.4 बिलियन एडल्ट जो है दे डिडंट हैव एक्सेस टू एनी फाइनेंशियल बैंक, फॉर्मल बैंकिंग नहीं था, मतलब इनफॉर्मल बैंकिंग में होगा पर फॉर्मल बैंकिंग में नहीं था। तो इंडिया वॉज अमंग द 7 कंट्रीज़। तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, और दिस मोबाइल बैंकिंग यूनिट्स विल एक्चुअली हेल्प provide services to the unbanked region and thus will help in achieving financial inclusion throughout the country. So this was all about the news regarding the mobile bank. Let's come to the next news, that is the SEBI cuts face value of the debt issues to rupees 1 lakh. तो SEBI क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया है, ये डेप्थ सिक्योरिटी जो है, जो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, हाँ, तो इसका जो है, इसका जो फेस वैल्यू है, इसको फेस वैल्यू को पहले 10 लाख था, इसे 10 लाख से घटा करके 1 लाख कर दिया गया है। तो ये पहले समझ लेते हैं नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हम जान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ये जान जाएंगे तो धीरे धीरे हमें सबको समझ आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर बेसिकली, प्रेफरेंस शेयर ये है कि एक तरह से बोल सकते हैं बॉन्ड जैसा होता है, पर बॉन्ड नहीं होता है, ये इक्विटी और बॉन्ड दोनों की तरह होता है। जैसे बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि बोला जाता है कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी सी है ये, और ये आप है आई, तो ये कंपनी सी बोलता है कि आपको एक पीस ऑफ पेपर देता है और बोलता है कि मैं आपको इतना 10% इंटरेस्ट रेट दूंगा रेगुलरली 5 साल तक, आप मुझे इतने पैसे दो, मतलब कि 10 लाख रुपए दो। तो इस पेपर पे सब कुछ लिखा रहेगा, आप 10 लाख दोगे, बदले में आपको 10% ब्याज मिलता रहेगा 5 साल तक, और फिर 5 साल के 10 लाख रुपये 5 साल तक, और फिर 5 साल के अंत में आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा 10%। तो दिस इज़ द बॉन्ड। ठीक, अगर इसमें एक मेच्योरिटी पीरियड फिक्स है 5 साल का, पर प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, मेच्योरिटी डेट नहीं होता है, नो मेच्योरिटी। ये जब तक वो कंपनी एग्जिस्ट करेगा तब तक आपके पास प्रेफरेंस शेयर रहेगा। पर इसमें ना प्रेफरेंस राइट मिलता है, इसमें आपको इक्विटी की तरह भी होता है ये, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जैसे यहाँ 10% मिला था, यहाँ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, यहाँ आपको डिविडेंड मिलता है। मतलब कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो फिर वो आपको कुछ पैसे देते रहेंगे कुछ रेगुलर इंटरवल पे, फिक्स नहीं है कब। तो फिर जब भी प्रॉफिट होगा तो फिर डिविडेंड मिलेगा तो आपको मिलेगा, अगर लॉस होगा तो भी आपको लॉस होगा, आपको तब डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसमें प्रेफरेंस शेयर में आपको जो है डिविडेंड मिलता है जस्ट लाइक इक्विटी। ठीक है, पर
और आपको प्रेफरेंस इसलिए वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि आपको प्रेफरेंस मिलेगा जब भी ये डिविडेंड पेमेंट होगा ना, तो आपको हमेशा प्रेफर किया जाएगा, पहले आपको पे किया जाएगा, बाद में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले हैं उनको बाद में पेमेंट किया जाएगा। पहले फर्स्ट यू विल बी प्रेफर्ड वाइल पेइंग द डिविडेंड, कंपनी आपको पहले डिविडेंड पे करेगी, बाद में इक्विटी होल्डर्स को करेगा। और इसमें रेट ऑफ डिविडेंड बेसिकली फिक्स्ड होता है, प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड एक फिक्स्ड होता है। और इसमें एक चीज है कि इक्विटी में आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा, पर यहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। कोई भी अगर जैसे बोर्ड मेंबर्स को सिलेक्ट करना कुछ है तो इसमें कोई भी डिसीजन लेना कंपनी से रिलेटेड तो इसमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, और इक्विटी में आपको वोटिंग राइट्स मिलता है। अब आते हैं, तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर, तो एक तरह का ये डिविडेंड अर्निंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड पेमेंट में, पर इसमें कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। नाउ वी कम टू रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या होता है कि विच कैन बी रिक्लेम्ड बाय द इशुइंग कंपनी। हाँ, तो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल मतलब क्या, इट कैन बी रिक्लेम्ड, वो कंपनी इससे वापस ले सकता है, ये प्रेफरेंस शेयर को वो कंपनी जो है ले सकता है, तो दिस इज रिडीमेबल। हाँ, जो भी इशुइंग कंपनी है वो रिडीम कर सकता है। और नॉन कन्वर्टेबल का मीनिंग क्या होता है, विच कैनॉट बी कन्वर्टेड। हाँ, तो बेसिकली कोई भी प्रेफरेंस शेयर विच कैनॉट बी कन्वर्टेड, हाँ, जो कि रिडीमेबल है, विच कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, हाँ, तो दैट इज नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, राइट। तो ये इसका मीनिंग हुआ। तो ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसका फेस वैल्यू पहले 10 लाख का होता था, जैसे हम लोग यहाँ बॉन्ड में बात किए थे, 10 लाख का बॉन्ड है राइट साइड में, यहाँ पे आप 10 लाख दोगे, बदले में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल तक, और फिर लास्ट में 5 साल के बाद आपको 10 लाख जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिल जाएगा। उसी तरह इसका भी फेस वैल्यू होता था 10 लाख, लेकिन इसको अब घटा के कर दिया गया 1 लाख। मतलब अब ये वाले इंस्ट्रूमेंट को कोई भी 1 लाख रुपीज़ दे करके परचेस कर सकता है, और बदले में उसे डिविडेंट मिलेगा। बॉन्ड में इंटरेस्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे डिविडेंट मिलेगा, राइट। और डिविडेंट मिलने में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहले आपको डिविडेंड मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को, पर इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 10 लाख से 1 लाख कर देने से क्या फ़ायदा हुआ है कि अब कोई भी जो स्मॉल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स है या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका जो टिकट प्राइस है उसको 1 लाख कर दिया गया है फ्रॉम 10 लाख। जो पहले जो है ये 10 लाख वॉज एक्चुअली अ डिटरेंट टू एक्सेस द मार्केट, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में एक्सेस करने में वो 10 लाख वॉज अ बिग अमाउंट, सो इसलिए। और ये जो न्यू गाइडलाइंस है सेबी का, दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2023। तो जनवरी 1 2023 से पीपल कैन रिडीम फॉर, लाइक पीपल कैन हैव दिस फॉर ₹1 लाख फेस वैल्यू। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज़, दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट जो भी था वो मैंने बता दिया इसके अंदर। नेक्स्ट इज आरबीआई शक्तिकांत दास कॉल्स फॉर द स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट मॉनिटरिंग एंड आउटसोर्स फंक्शंस। तो बेसिकली आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने, उनका कहने का मतलब कि अगर कोई भी एंटिटी है, जैसे एक इंसिडेंट हुआ था झारखंड के हजारीबाग में, हाँ, जहाँ पे कि एक लोन रिकवरी एजेंट जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, हाँ, तो यहाँ से यहाँ के जो एक थर्ड पार्टी को इन्होंने लोन रिकवरी के लिए रखा हुआ था, तो ये गया उनके घर में, उस महिला के घर में, और फिर लोन का पैसा वापस मांगने लगा। वो फिर उसके ट्रैक्टर के सामने आ गई थी, एक्चुअली ट्रैक्टर लिया था, तो वो ट्रैक्टर लेके जाने लगा ये रिकवरी एजेंट इनके घर से, तो वो ट्रैक्टर के आगे आ गई एंड सी वॉज प्रेगनेंट एंड और कुछ एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि सी एक्सपायर्ड, उनका डेथ हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाइप हुआ था, बेसिकली ये बहुत दुखद घटना था कि ये लेडी एक्सपायर कर गई एंड सी वॉज ऑल्सो प्रेगनेंट एट द सेम टाइम। तो और जस्ट बिकॉज एक ट्रैक्टर के लिए ऐसा हुआ, तो आरबीआई इसलिए कहा कि ये इतना बड़ा घटना था, तो ये ऑफकोर्स हाईलाइट में आया एंड आरबीआई वाज क्वाइट सैड अबाउट इट, सो इसको कुछ तो रेगुलर एक्शन लेना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आउटसोर्स किया जाता है कंपनी को, मतलब जैसे आउटसोर्स मतलब होता है कि ये कंपनी किसी दूसरे थर्ड पार्टी को अपना काम करने के लिए रख लेता है एज एन एजेंट, तो ये होता है आउटसोर्स करना, अपना काम इसे दे देता है, ठीक।
तो अगर कोई भी आउटसोर्स ऐसे हो रहा है कोई भी एक्टिविटी को, ठीक है, तो रेगुलेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस कंपनी का जो आउटसोर्स किया है उसका दायित्व खत्म हो जाता है, उसका ऑब्लिगेशन रहेगा। दिस कंपनीज शुड विल बी आंसरेबल फॉर दिस इंसिडेंट। उसके बाद फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक्चुअली माफ़ी भी मांगा और कॉम्पनसेट भी किया था इस चीज़ को लेकर के। तो इसलिए आरबीआई हैज़ कॉल्ड फॉर द स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट मॉनिटरिंग ऑफ आउटसोर्स फंक्शन के लिए ज़रूरी है। फिर उन्होंने ओवरसाइट और मॉनिटरिंग का भी बात किया। एक्चुअली ये ज़रूरी है डिजिटल लेंडिंग के केस में। अभी हाल फिलहाल जो है बहुत सारे ऐसा सुइसाइड केसेस आने लग रहे हैं। हाँ, सुइसाइड केसेस क्यों? क्योंकि हमारे जो मोबाइल में ऐप्स है, कुछ ऐप्स है जो कि फटाफट लोन देने का वादा कर रहे हैं और एक्चुअली में ये लोन दे भी रहे हैं। हाँ, लोग को, जैसे किसी को अगर छोटा अमाउंट 25,000 50,000 का लोन चाहिए, 30,000 का लोन चाहिए, तो वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें आपसे जो है बेसिक डिटेल्स मांगता है। हाँ, केवाईसी डॉक्यूमेंट ये सब नहीं मांगेगा, बेसिकली आपका फ़ोन का एक्सेस मांगेगा, बोलेगा आप ओके ओके कर दो, परमिशन ग्रांट कर दो फ़ोन का एक्सेस के लिए। ठीक है, आप परमिशन ग्रांट कर देते हो तो फिर और फिर बस वैसा कोई आपसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेगा। करने के बाद आपको लोन तुरंत मिल जाएगा और फिर कुछ ही 2-3 महीने में जो है, मान लीजिए आप उनसे 30,000 का लोन लिए हैं। हाँ, जो गरीब है वो छोटा अमाउंट ही लेते हैं, 30,000 का लोन लिए हैं, तो फिर ये 1 महीने के बाद बोलेगा कि मेरे को 70,000 रुपया वापस करो। यहाँ से कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी ऑनलाइन लेंडिंग किया है ऐप्स के थ्रू। और आप अगर नहीं दे पाओगे तो ये एक्चुअली क्या कर रहे थे कि आपने जब फ़ोन का परमिशन दिया था एक्सेस का, हाँ, ऑनलाइन, तो फिर वो आपके फ़ोटोज़ को आपके मोबाइल से हैक कर निकाल लेते हैं, राइट, एक्सेस करके वहीं बैठे बैठे, और उन फोटोज़ को मॉर्फ कर दे रहे थे। हाँ, मॉर्फ फोटोज़ को, और फिर नंबर भी वहाँ से आपके फ़ोन से एक्सेस कर रहे थे और उनके रिलेटिव्स को उनका मॉर्फ फोटोज़ भेजना स्टार्ट कर दे रहे थे। तो दिस वाज एक्चुअली वेरी एम्बैरेसिंग और बहुत सारा ऐसा घटना होने लग गया जिसके कारण कि बहुत सारे सुसाइड केसेस भी आए हैं कि ऑनलाइन डिजिटल लेंडिंग के वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा था। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मिस सेलिंग, ये ऐप्स जो ऑनलाइन डिजिटल ऐप्स, बहुत सारे आप अगर चेक करोगे तो बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो ऑनलाइन लेंडिंग कर रहे हैं, और ये रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं आरबीआई के साथ। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग हो रहा है, जो कस्टमर का प्राइवेसी है उसे ब्रीच कर रहा है, उनके डेटा एक्सेस करके, उनके मोबाइल को एक्सेस करके। बहुत ही अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस चल रहा है ये। और जो इंटरेस्ट रेट ये चार्ज कर रहे हैं ये बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट लेवल है, बहुत हाई लेवल इंटरेस्ट, इसलिए कारण जो है 1-2 महीने में ही जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही डबल हो जा रहा है, इतना हाई लेवल कर रहे हैं। और अगर लोन रिकवरी नहीं दे रहा, पैसे वापस नहीं दे रहा, तो बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं अपना लोन का पैसा वापस लेने के लिए। तो वी शुड बी वेरी मच अवेयर कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है आरबीआई के साथ कोई भी ऐसा ऐप, तो हमें वहाँ से लोन नहीं लेना चाहिए। तो दिस आर एक्चुअली द केसेस। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज, चाइनीज़ भी इन्वॉल्व है, चाइनीज़ ऐप भी बहुत सारे हैं हमारे इसमें, जिसके कारण जो वहाँ से वो लोग यहाँ के लोगों को रेगुलेट, मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये एक तरह का ब्लफ है जो नहीं होना चाहिए था, एंड देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस ऐप्स, जो कि आरबीआई हैज़ बिकम विजिलेंट अबाउट इट एंड इज ट्राइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। सो इट्स गुड दैट द आरबीआई knows everything about what's going on in our country, and so it is asking for the oversights and monitoring, and also of course about the outsource functioning. So this was all about the news today. Hope you liked it. If you please liked it, please like the video and make some comments. If you need some improvement, do comment in the comment section, and please subscribe to my channel, because your subscription actually motivates me to do some more extra hard work, to put in more effort, so that you understand the concepts more better. And it really takes a lot of time and effort in making such videos, so please subscribe my channel. Thank you so much, and I'm really glad that I'm able to share something with you all and interact with you all. So it's really an exhilarating experience for me. Thank you.